मिस्टर और मिसेस शर्मा के घर शादी के 5 साल के बाद जब बेटी ने जन्म लिया तो पूरे घर के लोग बहुत खुश थे। उसके पहले जन्मदिन पर उन लोगों ने शानदार पार्टी का आयोजन किया। शहर के नामी गिरानी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। मिसेस शर्मा तो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और कोई मिसेस शर्मा की गोदी से बच्चे को छीन कर ले गया। मिसेस शर्मा शोर मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरे घर की लाइट वापस आ गई, मगर उनकी बेटी का कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी, कोई है? जल्दी से पता करो, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो मेरी बेटी को। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो इस पार्टी को छोड़कर ही ना जा सका हो। हम लोग आसपास ढूंढने जाते हैं। अरे कोई पुलिस को भी तो फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन खबर गई, इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी तुरंत पार्टी में पहुंच गए और सारी घटना के बारे में जानकर मिस्टर शर्मा से सवाल करने लगे। यह पार्टी में जो भी लोग मौजूद हैं, तब आपने ही इनवाइट किए हैं या किसी और ने भी कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी पार्टी है तो इनविटेशन भी मैं ही भेजूंगा ना। हमें सारे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। गेस्ट की लिस्ट चाहिए? मतलब क्या है इसका? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी बच्ची गायब हुई है और उसको ढूंढने के लिए हम सब पर शक करेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। कामिनी जी, आप तुरंत आसपास के रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग चालू करवा दीजिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे नहीं जानी चाहिए। इस बंगले के सीसीटीवी और आसपास के बंगले की सीसीटीवी के फुटेज चेक करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। राठौर कामिनी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर मिसेस शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको किसी पर शक है? कामिनी जी की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने नामे गर्दन हिला दी। मेरी बेटी पिछले 2 घंटे से लापता है और आप लोग यहीं पर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज उसे ढूंढ कर लेकर आइए। सर, आप मत समझाइए हमें कैसे काम करना है। गाड़ियों की तलाशी में कुछ हासिल हुआ या आसपास के सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली? पिछले 2 घंटे में इस घर से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। केवल एक लोडिंग ऑटो ही यहाँ से निकला है और वो ऑटो केटरिंग सर्विसेज वालों का ही था। कैटरिंग सर्विस वाले का ऑटो? शर्मा जी, आपकी कैटरिंग कौन देख रहा था? उसे बुलाइए। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर तुरंत कैटरिंग वाले को बुलाया जाता है, मगर कैटरिंग वाला इंस्पेक्टर के सामने आते हुए कांप रहा था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर राठौर का नाम सुनकर अपनी दादी नानी याद आ गई? यदि डर लगता है तो गलत काम क्यों करते हो? सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। जब घर की लाइट गई थी और बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद तुम्हारा लोडिंग ऑटो इस घर से रवाना हुआ था। उस लोडिंग ऑटो में क्या था? मैम, पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन और सामान था वो सब लोडिंग ऑटो में भिजवाया था। वो ऑटो तुम्हारा परमानेंट है या रैंडम किसी को बुलाते हो? सर, वैसे तो हमारा परमानेंट ऑटो है, मगर कल वो खराब हो गया था, इस कारण उस ऑटो वाले ने अपने दोस्त को भेजा था। उस ऑटो वाले का नंबर मिल जाएगा या कोई पता या ठिकाना? कामिनी के पूछने पर कैटरिंग वाले ने उस ऑटो वाले का मोबाइल नंबर दे दिया। कामिनी ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए मिस्टर शर्मा की फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गया शर्मा? अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को अपने अपने घर रवाना करो और इंस्पेक्टर को भी विदा करो। उसके बाद मुझसे बात करना। अपहरणकर्ता की बात सुनकर मिस्टर शर्मा हाथ जोड़कर सभी को अपने घर रवाना करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी से भी जाने की गुजारिश करने लगे। सर, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। यदि मेरी बेटी जिंदा रही तो ही तो उसे ढूंढ पाओगे ना। अभी आप लोग चले जाइए। मिस्टर शर्मा के बार बार इंसिस्ट करने पर वे लोग उनके घर से बाहर आ गए। सर, आपने आसानी से शर्मा की बात मान ली। हमें रुककर वहाँ पर थोड़ी पूछताछ तो करनी थी। कामिनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमारा बाहर आना जरूरी था, क्योंकि बच्ची वहां से निकल चुकी थी। यदि हम लोग जिद कर कर वहां पर रुकते तो हो सकता है वो किडनैपर बच्ची को नुकसान पहुंचाता। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। मगर सर, अब क्या? फिक्र मत करो, मैंने शर्मा के घर से निकलने से पहले उनके घर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उन लोगों की सारी बातें हमें आराम से सुनाई देगी।
सर आप तो कमाल हो, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? अपना तो ऐसा ही है। घर के बाहर राठौर और कामिनी बात कर रहे थे, तभी शर्मा के फोन पर दोबारा किसी का फोन आया। तुमने सभी को खुद से दूर भेजकर बहुत अच्छा काम किया। अगर अब अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर शहर के बाहर स्थित ढाबे पर रात के 2 बजे पहुंच जाना। मिस्टर शर्मा किडनैपर की बात मान लेते हैं और तुरंत 20 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने किडनैपर और मिस्टर शर्मा की पूरी बात सुन ली थी। सर इस किडनैपर ने तो बड़ा हाथ मारा है। उसका पाला राठौर से है। हाथ मारा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, उसे पता चल जाएगा। सादे कपड़ों में उस ढाबे के आसपास सब लोग मौजूद रहें। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की पूरी टीम अलर्ट होकर ढाबे के आसपास चौकसी करने लग जाती है। तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन लेना। अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए, आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी। अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, मगर तूने ही। कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई? अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर, आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है। कामिनी ने प्रियंका को अरेस्ट किया है और उससे पूछताछ कर रही है। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब और किसके कहने पर किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तुमने जो किया वो गलत किया या सही किया ये हम तय करेंगे। वारदात की जगह रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद भी तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। संजू सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठकर नहाने के लिए जाता है और फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगता है और अपनी बेटी को आवाज लगाता है। सोना, सोना बेटा, सोना बेटा, उठो बेटा। चलो रेडी होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से एक लड़की अपने हाथ में डॉल लेकर नीचे आई। पापा, आज आपने क्या बनाया है? आज हमने आपका और आपकी किटी का फेवरेट ऑमलेट बनाया है, वो भी चीज वाला। ओह थैंक यू सो मच पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा।
ऐसा कहकर सोना ने अपने पापा को गले लगाया और बाद में दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर डॉक्टर संजू हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए। सोनू बेटा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं बाहर से डोर लॉक कर दूंगा। ओके? ओके पापा। संजू घर लॉक करके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक पेशेंट का कॉल आया। हेलो, बोलो समीर। डॉक्टर, क्या आप आज फ्री हैं? मुझे अपने बेटे के लिए आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी। समीर, पेशेंट्स के लिए मैं कभी भी बिजी नहीं रहता। ये मेरा काम नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं 15 मिनट में हॉस्पिटल आ जाऊंगा, तुम भी आ जाओ। थोड़ी देर में संजू हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रियंका संजू के हॉस्पिटल की नर्स थी। संजू के आने से पहले ही वो उसकी कैबिन ठीक करके रखती और सारे पेशेंट्स की फाइल्स मैनेज करके रखती। संजू कैबिन में आकर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज किस किस की अपॉइंटमेंट है? प्रियंका ने अपॉइंटमेंट लिस्ट संजू को दे दी। संजू लिस्ट चेक कर ही रहा था कि बाहर से डोर खटखटाने की आवाज आई। यस, कमिंग। समीर अंदर आया। सर प्लीज, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप कुछ तो कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। संजू ने समीर के बेटे को अंदर बुलाया और उसे चेक किया। प्रियंका बंटी को बाहर ले आई। उसके बाद डॉक्टर संजू ने बताया कि बंटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमें फौरन उसकी सर्जरी करनी होगी और सर्जरी के लिए मिनिमम 2 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन इसमें मैं अपनी फीस नहीं लूंगा। तुम सिर्फ 1.5 लाख का इंतजाम करो और मैं अपने कुछ चिल्ड्रन चैरिटी वाले दोस्तों को जानता हूँ, मैं उससे भी बात कर लूंगा। हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। समीर ने संजू को थैंक यू कहा और वहाँ से निकल गया। संजू ने भी अपने बाकी के पेशेंट्स को देखा और फिर वहाँ से अपने घर चला गया। घर जाते ही वो अपनी बेटी के पास गया और उसने उसे चॉकलेट दी। फिर वो फ्रेश होने चला गया। अगले दिन फिर वो अपनी बेटी से मिलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। संजू सभी चैरिटी वाले से बात कर रहा था बंटी के ऑपरेशन की हेल्प के लिए। जब वो बात कर रहा था तब प्रियंका संजू को अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। संजू कॉल पे समीर से बात कर रहा था। हेलो समीर, क्या तुम अभी मेरे हॉस्पिटल आ सकते हो? ओके सर, मैं अभी आता हूँ। समीर जल्दी से हॉस्पिटल आ गया। संजू ने समीर को बताया कि बंटी के ऑपरेशन के लिए चैरिटी से 1 लाख की मदद मिली है। ये बात सुनकर समीर बहुत खुश हुआ और संजू को थैंक्स बोलने लगा। समीर अपने घर गया और खुशी से अपने बच्चे को गले लगा लिया। अगले दिन समीर बंटी को लेकर हॉस्पिटल गया। संजू ने उसे चेक किया। प्रियंका को बंटी को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहा। प्रियंका उसे अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद संजू बंटी के पास गया, लेकिन बंटी बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही संजू बंटी के पास गया, बंटी वहाँ से भाग गया और समीर के पास गया। वो घबराता हुआ समीर से बोला, पापा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है पापा, प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। बंटी का ये अजीब सा बर्ताव देखकर संजू और समीर हैरान रह गए। घर जाने के बाद समीर ने बंटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बंटी ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ एक ही बात बोलता रहा कि उसे वहाँ नहीं जाना है। शाम को जब संजू वापस घर गया तो उसकी बेटी सोनू सो चुकी थी। संजू ने लाइट्स ऑफ की और वो भी सोने के लिए चला गया। सुबह सोनू संजू के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए जिद करने लगी। संजू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। ओके, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर किसी से बात नहीं करोगी और ना ही किसी को उसके काम में डिस्टर्ब करोगी। ओके पापा। संजू अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल गया। कैबिन में जाने के बाद सोनू साइड के सोफे पर आराम से बैठी थी। फिर वहाँ पर समीर आया। उसने बंटी के अजीब से बिहेवियर के बारे में संजू को बताया। तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है शायद बंटी सर्जरी के नाम से डर गया होगा। मैं बात करता हूँ उससे। समीर और संजू ने बंटी को समझाया। तभी वहाँ पर सिस्टर प्रियंका आ गई। उसे देख बंटी फिर से डर गया।
बंटी का ये बिहेवियर संजू और समीर को हैरान कर देने वाला था। शाम को संजू अपनी बेटी के साथ घर लौटा। 3 दिन बाद बंटी के सर्जरी की डेट थी। संजू बंटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। बंटी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और बेड पर सुलाया गया। थोड़ी देर बाद जब संजू ऑपरेशन थिएटर में गया तो वहाँ बंटी नहीं था। समीर, संजू और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बंटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। एक स्टाफ ने बताया कि एक नर्स जिसने अपना मुंह ढका हुआ था वो एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के पीछे वाली साइड पर गई है। समीर ने फौरन पुलिस को फोन किया। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर सर, मैं समीर बात कर रहा हूँ। आप प्लीज सहारा के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं? एक नर्स मेरे बच्चे को भगा कर ले गई है। हम 5 मिनट में वहाँ आ रहे हैं। प्रियंका संजू को लेकर भाग ही रही थी कि सामने से कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहाँ आ गए और उन्होंने प्रियंका को रंगे हाथों पकड़ लिया। कामिनी, ये ऐसे नहीं बताएंगे। इनके पतिदेव को भी पुलिस स्टेशन में लाते हैं। क्या पता वो भी इस क्राइम में इनके साथ हों। ये बात सुनकर प्रियंका की पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका ने बताया कि मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसने ये सब कुछ अकेले किया है। मैंने बंटी को किडनैप जरूर किया था सर, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। मतलब? इंस्पेक्टर राठौड़ संजू को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आए। वाह, मानना पड़ेगा आपको डॉक्टर संजू। क्या मैनेजमेंट है आपकी। सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से संभाली कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि जिस इंसान को लोग देवता मानते हैं वो एक राक्षस भी हो सकता है। संजू एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने क्या किया है सर? मैं तो बस अच्छे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना सर। प्रियंका ने बताया कि डॉक्टर संजू की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो भले ही एक डॉक्टर है, लेकिन वो एक साइको भी है। वो अच्छा डॉक्टर बनने के चक्कर में खुद ही केमिकल की दवाई बनाते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट बच्चों पर करते हैं। इसमें कई बच्चों की जान चली गई है। प्रियंका के बेटे का इलाज भी उसी हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर संजू ने उसे अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया और उसकी मौत हो गई। बंटी के साथ भी वो वही करने वाला था, इसीलिए वो बंटी को लेकर भाग गई थी। तुम अपने एक्सपेरिमेंट में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। वो भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के दौरान मर गई बेचारी। डॉक्टर पागल की तरह बिहेव करते हुए। नहीं, मेरी बेटी जिंदा है। जिंदा है मेरी बेटी। वो कहीं नहीं गई है मुझे छोड़कर। वो हमेशा मेरे पास ही रहती है। प्रियंका ने बताया था कि डॉक्टर संजू की एक बेटी भी थी जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी भी मौत हो गई, और ऐसा कई सालों से चलता आ रहा था। प्रियंका को ये बात तब पता चली जब उसके बेटे की मौत के बाद उसने डॉक्टर संजू को आईने के सामने बात करते हुए देखा था। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो बस एक्सपेरिमेंट किया था प्रियंका के बेटे पर। अब वो मर गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, वो तो अपने आप ही मर गया। कमजोर था बेचारा। इंजेक्शन की पावर शायद सहन नहीं कर पाया। ये सारी बातें प्रियंका चुपके से सुन रही थी। वो तभी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास डॉक्टर संजू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब उसके पास सबूत था, उन सारे बच्चों की झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स जिन पर संजू ने एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार डाला था। ये सारे रिपोर्ट संजू कहाँ छुपा कर रखता था ये प्रियंका पहले नहीं जानती थी। लेकिन आज सर्जरी से पहले जब संजू हॉस्पिटल के एक कमरे में गया जहाँ किसी और को जाने की परमिशन नहीं थी, तब प्रियंका ने उसका पीछा किया और संजू वहाँ से लॉक लगाकर बाहर निकला तो प्रियंका ने उसे धक्का दिया और उसके जेब से कमरे की चाबी चुरा ली। प्रियंका ने चुपके से अंदर जाकर देखा तो सारी रिपोर्ट्स वहीं पर थी। तब उसका ध्यान उसकी घड़ी पर गई। बंटी की सर्जरी के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसीलिए वो बंटी को ऑपरेशन थिएटर से भगा कर ले गई ताकि वो सर्जरी को रोक सके। संजू की बेटी को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी बेटी सिर्फ उसके इमेजिनेशन में जिंदा थी।
इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि अगर संजू बाहर रहा तो और भी बच्चों को इससे खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने संजू का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसका इलाज हो सके। हमने ये केस आसानी से सॉल्व तो कर दिया, लेकिन उन बच्चों को न्याय नहीं दिला पाएंगे सर, जो इस एक्सपेरिमेंट में मारे गए। हम जनता के रक्षक हैं कामिनी। हम जुर्म को कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। जुर्म के कई चेहरे हैं, इसलिए आप सबसे विनती है कि हम तो हैं ही आपकी रक्षा के लिए, लेकिन आप भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। वाह सर, क्या बात कही है आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। इंस्पेक्टर राठौर अपनी टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी उनकी नजर न्यूज़पेपर की खबर पर पड़ी कि एक 28 साल की लड़की अपने घर से बाहर निकली लेकिन वापस अपने घर नहीं आई, और 2 महीने में ये खबर दूसरी बार छपी थी। तभी कामिनी भी अखबार लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास आई और उन्हें वही खबर दिखाने लगी। सर, ये खबर पढ़िए सर। मैं भी वही देख रहा था कामिनी। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 6 महीने में 6 लड़कियां अलग अलग शहरों से अपने घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई और ना ही उनकी डेड बॉडी मिली। ये राज क्या हो सकता है कामिनी, पता लगाना पड़ेगा। सर, ये तो कोई भूत जैसा लागत है। आप खुद ये सोचो ना, इतनी लड़कियां गायब हुई और किसी को कोई खबर ही नहीं। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है, शायद इससे हमारी कोई मदद हो सकती है। राठौर ने लैपटॉप में सारी डिटेल्स देखी। मदद तो होगी इस इंफॉर्मेशन से, लेकिन यह कातिल बहुत ही शातिर है, इसीलिए हमें भी इस बार अलग चाल चलनी होगी। मतलब सर, आप क्या करने की सोच रहे हैं? कामिनी, इस कातिल ने 6 लड़कियां गायब की हैं, और ताजुब की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी पुलिस कंप्लेन तक नहीं की। सर, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं, वो सब अनाथ थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उन सभी लड़कियों की लिस्ट फिर से चेक की और उनकी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन भी निकाली। उससे उन्हें एक क्लू मिला जो शायद उन्हें असली गुनहगार तक पहुंचा सकता है। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक काली गुफा में एक तांत्रिक महायज्ञ कर रहा था। उसके सामने एक दुल्हन की तरह गुड़िया थी और एक गुड्डा था। सभी गुड़ियों को नींबू से बांधा था और बाजू में तन्वी और आकाश को रस्सी से बांध रखा था। बस एक और बलि, फिर सारी शक्तियों का मैं अधिपति बन जाऊंगा। कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। थोड़ी ही देर में दोनों को होश आता है। मुझे जाने दो, मुझे क्यों बांध कर रखा है? मुझे भी जाने दो, हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। चुप रहो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, समझे? 3 हफ्ते पहले तन्वी और आकाश मंगेतर थे। तन्वी 3 हफ्ते से आकाश के साथ रिलेशनशिप में थी। उनकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी और तन्वी की अच्छी बातों की वजह से उसने तन्वी को शादी के लिए प्रपोज भी किया और तन्वी ने भी हाँ कर दी थी। तन्वी एक टीचर थी और आकाश एक अकाउंटेंट। तन्वी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए आकाश तन्वी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तन्वी को अपने घर लेकर आया था। आकाश, तुम्हारा टिफिन रेडी है, मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, बाय। तन्वी के स्कूल जाने के बाद आकाश भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन तन्वी ने आकाश से कहीं बाहर जाकर घूमने की बात कही। आकाश, कितने दिन हो गए हमें एक साथ रहते हुए, लेकिन तुम एक बार भी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। चलो ना, कहीं बाहर जाकर आते हैं। जाना तो मैं भी चाहता हूँ तन्वी, लेकिन तुम देख रही हो ना ऑफिस के काम का कितना प्रेशर है। बताओ कैसे टाइम निकालूं? तुमने मुझे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कभी नहीं मिलवाया। किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता है। तन्वी, तुम तो जानती हो ना, कुछ रिश्तेदार रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं
तोड़ने के लिए बैठे रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच आए, इसीलिए सबको डायरेक्टली हमारी शादी में इनवाइट करेंगे, ओके? और रही बात घूमने जाने की, तो इस महीने के लास्ट वीक पक्का जाएंगे, ओके? ओके। कुछ दिनों बाद आकाश तन्वी को घुमाने लेकर गया। बारिश का मौसम था। तन्वी और आकाश अपनी गाड़ी में एक जंगल की ओर जा रहे थे। आकाश, हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगी। मतलब ये कि वो जगह इतनी खूबसूरत है कि तुम वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहोगी। कामिनी, कुछ पता चला? हाँ सर, हमें अभी निकलना होगा सर। आकाश तन्वी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर गया, जो कि एक जंगल में थी। आसपास झरने, चारों ओर हरियाली। आकाश ने नदी के किनारे एक टेंट लगाया जहां वो आराम कर सके। तन्वी ने वहां बहुत एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद टेंट में आराम करने के बाद तकरीबन 11 बजे आकाश ने तन्वी को उठाया और बाहर चलने की जिद करने लगा। तन्वी को इतनी रात में बाहर जाने से डर लग रहा था, लेकिन आकाश जबरदस्ती उसे लेकर गया। जंगल में चलते चलते आकाश तन्वी को एक गुफा में लेकर गया। गुफा के अंदर जाते ही किसी ने तन्वी और आकाश के सिर पर पीछे से वार किया, जिससे दोनों बेहोश हो गए। फिर उन्हें उठाकर एक जगह रखा गया। तांत्रिक बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो एक ही है ना? एक है मतलब? तुम जानते हो इसे? ये सब तुमने किया है आकाश? हाँ, ये सब इसने ही किया है। और तुम्हें ही नहीं, इससे पहले 6 लड़कियों को वो इसी तरह अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ मेरे पास लाया है, बलि देने के लिए। ये सच कह रहा है तन्वी, लेकिन इस बार इसने मुझे ही धोखा दे दिया है। इस कार्य में 8वीं बलि एक आदमी की देनी होती है, और तुमसे बेहतर कौन होगा मेरे बलि के लिए? ऐसा कहकर तांत्रिक अपनी पूजा करने लगा। तन्वी और आकाश दोनों अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तांत्रिक का यज्ञ पूरा हुआ। उसने बाजू में रखी कुल्हाड़ी उठाई और उस पर मंत्र के जाप किए। उसके बाद वो तन्वी को मारने ही वाला था कि पीछे से एक गोली चली और तांत्रिक के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। पीछे जब देखा तो इंस्पेक्टर राठौर अपनी टीम कामिनी और लालू पटेल के साथ वहां आए थे। कौन सही है और कौन गलत, यह पुलिस स्टेशन में जाकर पता चलेगा। इंस्पेक्टर राठौर तांत्रिक और आकाश को पुलिस स्टेशन लेकर गए। अब सब कुछ सच सच बताओ, क्यों किया ये सब? नहीं तो ऐसी हालत करूंगा कि आईने में खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। मैं कई सालों से एक यज्ञ कर रहा था, एक महाशक्ति पाने के लिए, लेकिन हमेशा मेरे हाथ निराशा ही लगी। फिर मुझे पता चला कि इस यज्ञ के लिए 8 नर बलि देनी होती है, जिसमें 7 लड़कियां और एक लड़का होना चाहिए। तांत्रिक ने बताया कि उसे बलि तो देनी थी, लेकिन यज्ञ के दौरान वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकता था। इसीलिए उसे ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे लड़कियां लाकर दे सके। फिर एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसकी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश से बात करने के बाद उसे पता चला कि आकाश को पैसों का मोह है। इसीलिए उसने आकाश को पैसों का लालच दिया और लड़कियों को लाने के लिए कहा। और पैसों के लालच में मैं भी तैयार हो गया। लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आई साहब, कि आपको कैसे पता चला कि ये सब उसी गुफा में हो रहा है? वो तो इस शहर से काफी दूर है। इस काम में हमारी एक स्पेशल इंसान ने बहुत मदद की है। वो कौन सर? अपने सामने तन्वी को देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तन्वी, तुम? हाँ, मैं क्राइम स्पेशलिस्ट तन्वी कुमार। तुम्हें क्या लगा प्लानिंग सिर्फ तुम कर सकते हो? तुम्हें और तुम्हारे साथी को पकड़ने के लिए हमने ये प्लान किया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ सर? हमका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पानी सर के ऊपर से जा रहा है सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब उन 6 लड़कियों की लिस्ट उन्होंने देखी और सोशल मीडिया पर जब उनके बारे में सर्च किया, तो पता चला कि उन सभी लड़कियों का एक कॉमन फ्रेंड है,
और एक लड़की के मरने के बाद उसने दूसरे को रिक्वेस्ट भेजी है। और हर महीने ऐसा ही होता है। फेसबुक पर लड़कियों से बात करना, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना, ये आकाश का काम था। इसीलिए इंस्पेक्टर राठौड़ ने तन्वी को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। और प्लानिंग के मुताबिक तन्वी ने एक फेक प्रोफाइल बनाकर पहले आकाश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर हर बात पर हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन तन्वी हर पल की इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर राठौर को देती थी। आकाश ने घूमने जाने की बात की तो इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि अब इस प्लानिंग का आखिरी दांव शुरू हो गया है। इसलिए तन्वी ने पहले ही इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी, जिसके जरिए वो गुफा तक पहुंचे। लेकिन तुम्हारा जवाब नहीं राठौड़, क्या प्लानिंग की है तुमने? हाँ सर, आप तो कमाल के हो। अब बस बस, इतनी भी तारीफ मत करो, अपना तो ऐसा ही है। एक आदमी कॉल उठाता है और दूसरी ओर से आवाज आती है। तुम्हें जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो बॉस, काम हो जाएगा, आप बस रोकड़ा तैयार रखना। काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये दिवाली उनकी काली दिवाली होनी चाहिए। दिवाली का माहौल था। ओशन कंपनी के मालिक सदानंद के घर में भी दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही थी। लेकिन सदानंद की बेटी अनन्या परेशान थी। वो अपने कमरे में बैठे किसी को बार बार कॉल किए जा रही थी। इतना टाइम हो गया लेकिन आकाश का कोई कॉल ही नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद है। तभी सदानंद अनन्या को लेने के लिए उसके कमरे में आते हैं। अनन्या बेटा, क्या कर रही हो तुम? हम सब कब से तुम्हें बुला रहे हैं। नीचे चलो, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। मैं बस अभी आती हूँ पापा, आप चलिए ना आगे। नहीं नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो। सदानंद अनन्या को सबके साथ नीचे ले गए। क्या यार, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। देख, रंगोली मुझे अकेली बनानी पड़ी और सारे दिए भी मैंने ही जलाए तेरी राह देखते देखते। चल अभी एंजॉय करते हैं। सभी लोग पटाखे जलाने के लिए गार्डन में गए। पटाखे जलाते जलाते सभी लोग बेहोश होने लगे और जब सबको होश आया तो वहाँ अनन्या नहीं थी। सभी को टेंशन होने लगी कि अनन्या कहाँ गई। सदानंद ने फौरन पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं शिवांश बंगले से बात कर रहा हूँ। ओशन कंपनी का मालिक सदानंद। सर मेरी बेटी गायब हुई है सर, आप प्लीज जल्दी हमारे घर पर आ जाइए। आप घबराइए मत, हम अभी वहां पहुंचते हैं। यहाँ क्या हुआ था, हमें पूरी बात बताइए। सर, आज दिवाली के पहले दिन हम सब तैयार होकर नीचे पटाखे जलाने के लिए आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कुछ पता नहीं। सभी गार्डन में बेहोश हो गए और जब हम सबको होश आया तो हमने देखा कि अनन्या यहाँ पर नहीं थी। हमने फौरन फिर आपको कॉल किया। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही अनन्या को ढूंढ लेंगे। एक बात बताइए, ये सारे पटाखे लाया कौन था? जी, हमारे घर का नौकर रामू हर साल यही पटाखे लाता है। रामू ने बताया कि वो हर साल एक ही शॉप से पटाखे लाता है और इस साल भी वहीं से लाया था। लेकिन रास्ते में आते वक्त किसी का धक्का लग गया था और उसने पटाखे उठाने में उसकी मदद भी की थी। कामिनी समझ गई कि जो आदमी रामू से टकराया था उसने ही पटाखे बदले हैं। कामिनी ने रामू से उस आदमी का स्केच बनवाया। कामिनी और लालू पटेल उस आदमी की तलाश करने लगे। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ को कॉल आता है कि कंपनी के पास वाले झील में एक डेड बॉडी मिली है। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल वहां पहुंचे। झील में एक आदमी की लाश थी। उन्होंने जब लाश को बाहर निकाला, उसकी तस्वीर जब सदानंद को दिखाई तो उसने कहा कि ये उनके कंपनी का वर्कर है, आकाश। ये सुनकर सभी दंग रह गए। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल सदानंद के कंपनी में गए। वहाँ वो सभी से पूछताछ कर रहे थे और कंपनी में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगे। लालू पटेल के हाथ एक चिट्ठी लगी। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पापा हमारे शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें भागकर शादी करनी चाहिए। तुम्हारा आकाश। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब अनन्या आकाश से प्यार करती थी,
लेकिन सदानंद इसके लिए राजी नहीं थे। तभी तो पूरे केस में उसने आकाश का नाम नहीं लिया। लगता है सर सारा माजरा अब सदानंद ही खोल सकते हैं। तीनों सदानंद के घर गए। वहाँ नंदू, सदानंद और ऋचा भी थे। सर, अनन्या का कुछ पता चला? कहाँ है वो? सदानंद जी, आकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, मैंने आपको बताया ना कि वो मेरी कंपनी में काम करता था, एक मामूली वर्कर था और आपकी बेटी का प्रेमी भी। क्यों, सही कहा ना? अनन्या आकाश से प्यार करती थी, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। कामिनी ने देखा कि ऋचा थोड़ी सहम गई है। ऋचा, क्या तुम कुछ जानती हो? जानती हो तो हमें बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऋचा ने बताया कि एक दिन जब वो अनन्या से मिलने उसके रूम में जा रही थी तो उसने देखा कि सदानंद अंकल वहाँ पर थे और उन दोनों का झगड़ा हो रहा था आकाश को लेकर। मैं आकाश से प्यार करती हूँ पापा। तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो अनन्या? जितने में उसका पूरा घर है उतने में तो सिर्फ तुम्हारा बेडरूम है। एडजस्ट कर लूंगी पापा। एडजस्ट माय फुट। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो आकाश को भूल जाओ, नहीं तो मैं उसे। अब आपका क्या कहना है सदानंद जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही आकाश का खून किया और इस केस से ध्यान भटकाने के लिए अनन्या का किडनैप करवाया? हाँ, मैंने गुस्से में कह दिया था कि मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे सच में मार दूंगा। मैं आकाश को पसंद नहीं करता था, लेकिन ये भी बात सच है कि वो एक मेहनती और ईमानदार लड़का था और शायद इसी वजह से मैं कुछ हद तक उसे पसंद करने लगा था और हो सकता था कि शादी के लिए भी मान जाता। सदानंद से बात करने के बाद कामिनी और राठौड़ वहाँ से चले गए। अगले दिन लालू पटेल और कामिनी सदानंद के ऑफिस में गए कंपनी की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। फुटेज लेकर कामिनी पुलिस स्टेशन पहुंची और फुटेज इंस्पेक्टर राठौड़ को दिखाई। फुटेज में उन्होंने देखा कि वही आदमी है जिसके स्केच को रामू ने बनवाया था। फुटेज में वो किससे बात करता हुआ नजर आ रहा था ये ठीक से नहीं दिख पा रहा था क्योंकि दूसरा आदमी पीठ की तरफ किए खड़ा था, लेकिन फुटेज को अच्छी तरह से देखने के बाद उन्हें एक बात समझ आई। कामिनी, ये देखो, इस आदमी के हाथ में एक घड़ी है। ऐसी ही घड़ी मैंने नंदू के हाथ में देखी थी। कामिनी और राठौड़ फौरन सदानंद के घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नंदू बंगले से बाहर जा रहा है। राठौड़ और कामिनी ने उसका पीछा किया। नंदू एक चौक के पास आकर रुका और चौल में चला गया। वहां एक घर में घुस गया। कामिनी और राठौड़ ने उसका पीछा किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये शहर छोड़ के चले जाओ। साहब, आपने अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया तो मैं कैसे चला जाऊं? ये लो पैसे और अभी के अभी यहाँ से दूर चले जाओ। तभी वहाँ राठौड़ और कामिनी पहुँच गए। वो आदमी और नंदू वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन राठौड़ और कामिनी ने उन्हें पकड़ लिया। बताओ, तुमने ही अनन्या को किडनैप करवाया है ना? और आकाश को भी तुमने ही मारा होगा। नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो बस अपने बड़े भाई सदानंद को सबक सिखाना चाहता था। नंदू ने बताया कि कंपनी का सारा कारोबार वो देखता था, लेकिन उसके काम का कोई मतलब नहीं था। सब कुछ बड़े भैया के ही नाम था। वो बताता है कि सारा प्रॉफिट भैया का, जबकि मेहनत वो करता था। इसीलिए उसने सदानंद को सबक सिखाने की ठान ली और उस आदमी को पैसे देकर पटाखों की अदला बदली करवा दी ताकि दिवाली में आए मेहमानों को चक्कर आए और सारा इल्जाम सदानंद पर आ जाए। लेकिन अनन्या की किडनैपिंग की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। सर, मैं अपने भाई से नफरत जरूर करता हूँ, लेकिन अनन्या मेरी बेटी जैसी है। प्लीज उसे बचा लीजिए। तभी इंस्पेक्टर राठौड़ को कॉल आया कि जेबी नगर रोड पर कुछ लड़कियों को बेचने के लिए शहर से बाहर ले जा रहे हैं। कामिनी और राठौड़ जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे और लड़कियों को बचा लिया। उसमें अनन्या भी थी। अनन्या जैसे ही कामिनी के पास जाने लगी, एक नकाब पहने पूरे काले कपड़ों वाले आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी और अजीब आवाज में बोलने लगा, मैं इसे मार डालूंगा। कामिनी ने चालाकी से उस आदमी के बंदूक के ऊपर गोली चलाई और उसे पकड़ लिया।
और जब उसका नकाब उतारा तो वो रिचा थी। ये देखकर अनन्या दंग रह गई। रिचा, ये सब तुमने किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। रिचा ने बताया कि उसके पापा सदानंद की कंपनी में काम करते थे। एक हादसे के दौरान कंपनी में उनकी मौत हो गई, लेकिन सदानंद ने उनके इलाज का खर्चा तक नहीं दिया और ना ही कोई हर्जाना दिया। सदानंद की वजह से रिचा के परिवार को बहुत बुरी हालत में अपने दिन निकालने पड़े और इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए उसने अनन्या को किडनैप किया। लेकिन आकाश को उसकी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए उसने आकाश को मार डाला और नंदू के प्लानिंग के बारे में भी वो जानती थी, इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाकर अनन्या को किडनैप किया, क्योंकि वो सदानंद को बर्बाद करना चाहती थी। खेल तो बहुत अच्छा खेला था तुमने रिचा, लेकिन एक बात भूल गई कि कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। वाह सर, क्या बात है, जवाब नहीं आपका सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।